Hello friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, we are going to continue the same topic, the same chapter of class 11, chapter 3rd, election and representation. तो देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसको देख भी लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या मेन चैप्टर है, क्या इसके मेन कंटेंट है। और साथ ही इस चैप्टर का जो फ्लो चार्ट जहाँ मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ वो भी आप एक बार देख लीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, वर्कशीट भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हेडिंग लिखी हुई है, वाई डिड इंडिया एडॉप्ट द FPTP सिस्टम। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहली बात कि FPTP का क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इंडिया से रिगार्डिंग देखा जाए तो इलेक्शन सिस्टम में इसको फॉलो किया जाता है यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्यों इंडिया में ये FPTP जो सिस्टम है उसको ज़्यादा फॉलो किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो देखिए आंसर जो अगर आप गेस करना चाहें तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने केयरफुली जो है बॉक्स जिसमें राज्यसभा के इलेक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, अगर वहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो ठीक है एक स्मॉल कंट्री में जो है वो वर्क कर सकता है, बट वुड बी डिफिकल्ट टू वर्क इन अ सब कॉन्टिनेंट कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं जो PR सिस्टम के थ्रू होते हैं, वो एक स्मॉल कंट्री में तो इजीली वर्क कर सकता है, क्योंकि स्मॉल कंट्री का मतलब है पॉपुलेशन वाइज। बट आप अगर सब कॉन्टिनेंटल कंट्री देखेंगे जैसे इंडिया, जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जो है वो PR सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि PR सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? ठीक है, आप देखिए द रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ द FPTP सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी। ठीक है, अच्छा अब हमें जो जानना है कि FPTP सिस्टम को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको यूज़ करते हैं और उसकी क्या सक्सेस है, क्यों इतना पॉपुलर है ये सिस्टम, वो ये है कि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको आप समझने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इसमें समझना यही है कि जिसको औरों से ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वही जीतता है इलेक्शन। तो इसमें समझने में कोई हाईटेक साइंस नहीं है, ये आराम से समझ में आ जाता है। बट PR सिस्टम में थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस पे है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज FPTP बहुत आसान है समझने के लिए। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूं, आपको बता दूं कि देखिए जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपके लिए है कि आप अपना डेटा सेव करने के लिए एक काम किया करिए कि मेरी जो वीडियोस जब आप देखते हैं तो आप अपनी सेटिंग को 144p पे कर लिया करिए। अगर आपके पास NCERT बुक्स हैं तो क्योंकि मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वीडियोस बिल्कुल हो सकता है कि थोड़ी धुंधली या ब्लेर आपको नजर आए, बट आपको ऑडियो एकदम क्लियर सुनाई देगी और उससे आप अपने चैप्टर को समझ सकते हो। इससे काफ़ी हद तक आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए जो एंटायर इलेक्शन सिस्टम जो है एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो पहले की लास्ट सेकेंड लाइन है कि जो एंटायर इलेक्शन सिस्टम अगर आप देखोगे पूरा का पूरा FPTP का, तो बहुत ही आसान है समझने के लिए। कॉमन जो वोटर्स होते हैं जो वोट देने जाते हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। और हु मे हैव नो स्पेशलाइज, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत नहीं है अबाउट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिक्स और इलेक्शन से बिल्कुल रोज इसके कॉन्टेक्ट में हो और इसकी नॉलेज आपको डीप नॉलेज आप पढ़ते हो अपने सब्जेक्ट के थ्रू तो आप इसको समझ पाओगे FPTP को, ऐसा नहीं है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए सारे आंसर्स हैं आपका, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप ये पॉइंट्स में लिख सकते हो कि ये बहुत ही सिंपल है, PR के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको समझने के लिए कॉमन वोटर्स इसको आराम से समझ सकते हैं, इसके लिए कोई पॉलिटिक्स और इलेक्शंस की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए देयर इज ऑल्सो अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। इसके साथ ही जब इलेक्शंस होते हैं तो वोटर्स के सामने एक क्लियर चॉइस भी वोटर्स को मिल जाती है कि किसको वो वोट दें। ठीक है, अच्छा वोटर्स भी जो है वो सिंपली इंडोर्स, ठीक है, इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन। तो जब इलेक्शन होता है तो हमें अच्छे से पता है कि हम अपने पसंदीदा कैंडिडेट या पार्टी को वोट करते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि FPTP में जो है वो वोटर्स जो हैं वोट देते हैं, इंडोर्स करते हैं, समर्थन करते हैं किसका, कैंडिडेट या फिर पार्टी का जब वो वोट देते हैं। ठीक है, वोट को देना ही समर्थन होता है। इसके बाद देखिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, voters may either give greater importance to the पार्टी और टू द कैंडिडेट और balance the two। ठीक है, आप इसका आप एक्चुअल नेचर पॉलिटिक्स का समझें तो वोटर्स जो हैं वो या तो हो सकता है कि कैंडिडेट को ज़्यादा वैल्यू दें, इंपॉर्टेंस दें कि किसको वो वोट कास्ट करें, या फिर किसी कैंडिडेट को या पार्टी को वो इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और कभी कभी ये देखा गया कि वो बैलेंस भी करते हैं दोनों पे। ठीक है, जब वोटर्स वोट देने जाते हैं तो वो पार्टी भी देखते हैं और साथ ही वो कैंडिडेट भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो FPTP सिस्टम है वो ऑफर्स करता है वोटर्स को एक चॉइस, और ये सिंपली नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज,
पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि चॉइस जो है वो पार्टीज के बीच में देता है, बल्कि ये चॉइस एफपीटीपी जो है वो चॉइस देता है स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एफपीटीपी में जहां मैंने आपको कंपैरिजन भी समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एफपीटीपी में जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स को वोट देते हैं और पीआर सिस्टम में पार्टी को वोट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बन जाता है। इसके बाद देखिए जो पूरा इन अदर इलेक्टोरल सिस्टम्स में देखा जाए, स्पेशली जो पीआर सिस्टम है, अगर बाकी इलेक्टोरल सिस्टम यानी एफपीटीपी के अलावा जो अगर सिस्टम देखें, स्पेशली पीआर सिस्टम, तो देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करती कि जो वोटर्स हैं वहाँ पे वो पार्टी को वोट देते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट। और यहाँ तक कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुना जाता है उसको भी जो पार्टी लिस्ट, जो प्रेफरेंस लिस्ट जो पार्टी देती है उसके हिसाब से उस कैंडिडेट को चुना जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पार्टी को वोट देता है वोटर्स। एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट के थ्रू क्या होता है, देयर इज नो वन रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन लोकेलिटी। ठीक है, तो इसके परिणाम के अनुसार क्या होता है कि वहाँ पे कोई ऐसे एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता जो रिप्रेजेंट कर रहा है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वन लोकेलिटी। ठीक है, तो पीआर सिस्टम में क्योंकि आप पार्टी को वोट दे रहे हो, आप कैंडिडेट को तो जानते ही नहीं कि आप किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हो। वो तो पार्टी, अलग बात है कि पार्टी अपने हिसाब से किसी भी पर्सन को वहाँ पे चुनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको नहीं पता कि आपको कौन रिप्रेजेंट करने वाला है और आपकी लोकेलिटी में जिसको आप जिता रहे हो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा, अकाउंटेबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जब हम वोट किसी को देने जाते हैं तो जैसे एफपीटीपी में देखा जाए तो हाँ, वोटर्स को पता होता है कि उनका किस कैंडिडेट को वो वोट दे रहे हैं, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बनने वाला है, और इसके साथ ही क्या वो जिम्मेदार है कि नहीं है। क्या जब वो अगर काम नहीं करेगा तो हम उससे क्वेश्चन तो पूछेंगे, वो अकाउंटेबल उसको होना पड़ेगा। देखिए अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, कि जब पब्लिक उससे क्वेश्चन पूछेगी तो क्या वो जवाब देने लायक है कि नहीं है, और जवाब तभी दे पाएगा जब वो जिम्मेदार होगा। तो एफपीटीपी की ये बहुत अच्छी बात है कि वोटर्स को एटलीस्ट पता होता है कि कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव होने वाला है और कौन वो अकाउंटेबल होगा कि नहीं होगा। तो अकाउंटेबल होगा, आंसर देने की, उससे काम करने की पूरी उम्मीद है, आंसर देगा तभी उसको हम चुनेंगे, अदरवाइज हम चुनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है पीआर और एफपीटीपी में, तो इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें हम एक बार डिफरेंसेस भी पूरा रिवाइज करते जा रहे हैं और साथ में हमें एफपीटीपी भी बहुत अच्छे से क्लियर होता जा रहा है कि क्यों इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जहाँ रिप्रेजेंटेटिव चूज करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसके बाद देखिए मोर इम्पॉर्टेंटली देखें, जो मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें भी फेल्ट हो गया था ये चीज़, उन्हें भी कि पीआर बेस्ड जो इलेक्शंस होते हैं वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, उससे एक स्टेबल गवर्नमेंट जो होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो आप नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ें जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी में काफ़ी देखिए हर चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, अगर आपको आगे वाला चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट तो आपको प्रीवियस वाला समझना होगा। अच्छा, इस सिस्टम में देखिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट एग्जीक्यूटिव हैज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। अच्छा, इस सिस्टम ये भी रिक्वायर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको मेजॉरिटी मिले लेजिस्लेचर में। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पीआर सिस्टम जो है, पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस अ क्लियर मेजॉरिटी। ठीक है, पीआर सिस्टम जो है क्लियर मेजॉरिटी कभी प्रोड्यूस नहीं करता है, बिकॉज जो सीट्स होती हैं इन द लेजिस्लेचर वुड बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ वोट्स। क्योंकि हमने देखा है पीआर सिस्टम में जिस हिसाब से जिस पार्टी को वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उस पार्टी के कैंडिडेट्स को सीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिखती आपको, जितने प्रपोर्शन में वोट मिले उतने प्रपोर्शन में सीट दे दी गई। अच्छा, एफपीटीपी में एक चीज़ और है कि ये जो सिस्टम है जनरली जो है वो लार्जेस्ट पार्टी और कॉलिशन जो गवर्नमेंट होती है सम एक्स्ट्रा बोनस सीट्स उनको दे देती है, मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट्स वुड अलाउ। तो एफपीटीपी में ये चीज़ है कि आप देखोगे कि सिस्टम में एफपीटीपी में जो लार्जेस्ट पार्टी होती है या जो कॉलिशन गवर्नमेंट जो बन रही है, कॉलिशन के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज मिली जुली हैं और उनको मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिल जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा बोनस सीट्स भी मिल जाती हैं, बल्कि जबकि उनको इतने वोट्स नहीं मिले थे इलेक्शन के थ्रू। तो एफपीटीपी में जब इलेक्शन हुए थे तो बिल्कुल उनको उस हिसाब से वोट्स नहीं मिले थे, बट दूसरों से ज़्यादा वोट्स मिले थे, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। दस दिस सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाई फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट। तो इसी सिस्टम की वजह से, एफपीटीपी के सिस्टम की वजह से जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही स्मूथली फंक्शन करती है, इफेक्टिवली काम करती है, फैसिलिटेट करती है फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल गवर्नमेंट की जो सरकार बनती है वो स्टेबल गवर्नमेंट बनती है 5 साल के लिए। इसके बाद देखिए फाइनली जो एफपीटीपी सिस्टम है वो इनकरेज करता है वोटर्स को, यानी लोगों को प्रोत्साहित करता है वोटर्स को कि फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर। ठीक है, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से, क्योंकि हमें पता ही है इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो सब मिलजुल के आए
और टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी, और अपनी लोकेलिटी में जो इलेक्शन है उनको जीते। इसके बाद देखिए इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, हमें पता है इंडिया में किस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो जो पीआर सिस्टम होता है वुड इनकरेज इच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। तो पीआर सिस्टम में क्या होगा, देखिए एफपीटीपी में सब मिलजुल के आते हैं। अब पीआर सिस्टम में क्या होगा, हर एक ईच कम्युनिटी, क्योंकि सीट तो वोट्स के हिसाब से मिली जाएगी, और पता ही है अगर हर एक कम्युनिटी का इंसान खड़ा हो जाए तो उसकी कम्युनिटी के लोग उसे वोट भी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पीआर सिस्टम की वजह से क्या होगा, हर एक कम्युनिटी जो होगी वो अपनी नेशन वाइड पार्टी बना लेगी। और दिस में ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में भी ये चीज़ थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में क्या था, क्या है, तो एक्सपीरियंस जो था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्म द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो इस तरह के जो वर्किंग थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की वो कन्फर्म कर चुके थे कि क्या एक्सपेक्टेशन है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, तो उन्होंने उसी हिसाब से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और जो एफपीटीपी सिस्टम है वो भी प्रूव करता है। तो देखिए जो एफपीटीपी सिस्टम है यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये प्रूफ हुआ है, बहुत ही सिंपल और फैमिलियर है हर एक ऑर्डिनरी वोटर्स के लिए, और बहुत ही आसानी से ऑर्डिनरी वोटर्स जो हैं, चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हो या ना हो, पॉलिटिक्स की नॉलेज हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं होता। एफपीटीपी सिस्टम बहुत आसानी से वो समझ जाते हैं, और इसमें यही है कि भाई जिसको और उससे ज़्यादा वोट्स मिले वो जीत जाता है, उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। अच्छा, इट हैज़ हेल्प लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। इसके साथ ही देखिए इससे काफ़ी ज़्यादा जो एफपीटीपी के सिस्टम के द्वारा देखिए ये पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, और आप याद रखिएगा पॉइंट्स से सारे ये, अगर आपसे एफपीटीपी से लेके कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स में लिखिएगा, और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो बुक से लिखिए जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है कि लार्जेस्ट पार्टीज़ को कि वो क्लियर मेजोरिटीज़ जो है वो आराम से हासिल कर देते हैं, सेंटर में भी और स्टेट लेवल में भी, और अपनी सरकार को बना लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं थोड़ा सा लास्ट लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और देखती है, जो ये टेबल है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और वोट्स और सीट्स दी हैं कि कितनी कितनी सीट्स उनको मिली है, तो इसमें उसी हिसाब से देखिए जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स मिल जाते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो उससे उतनी उनको सीट्स मिल जाती हैं, और इसी हिसाब से देखिए ज़्यादा ही सीट मिलती हैं, वोट्स के हिसाब से ज़्यादा ही सीट्स मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें मेरा मेन मोटिव जो है आपको समझाना वो ये है, देखिए लास्ट में एक कॉलम में लिखा है नोटा, ठीक है, NOTA कैपिटल लेटर्स में, इसका फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो काफ़ी सारे वोटर्स सोचते हैं कि क्या करें जाके इलेक्शन में वोट देने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही जैसी हैं, या ठीक है जो काम कर रही है उसको करने दीजिए जैसा वो कर रही है, ठीक है, ज़्यादा कोई सुधार तो हो नहीं रहा और बाकी सुधार की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो लोग क्या होता है अपना जो राइट टू वोट है उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, वो जाते ही नहीं है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है इलेक्शन कमीशन का, कि उन्होंने एक ऑप्शन जो है ईवीएम मशीन में और ऐड कर दिया है नोटा। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट वोटर्स जाए, अगर वो सोचते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहते तो वो इस नोटा के आगे प्रेस कर दें, ठीक है, इस वाले बटन को प्रेस कर दें, तो इससे क्या होगा उनका जो वोट है वो 0 वोट में काउंट होगा, यानी उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया। कभी कभी क्या होता है देखिए जब आप घर में इस तरह की थिंकिंग होती है, पर जब आप वहां जाते हो लाइन में लगे लोगों को देखते हैं कि कितने ज्यादा लोग जो है वोट देने आए हैं, तो इससे आपको होता है कि हाँ चलिए हम भी एक जो नागरिक हैं, एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि लोग नोटा को ना करके वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सोचते हैं कि 0 वोट में क्यों आपका जो वोट है वो वेस्ट जाए, तो एटलीस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मौका दीजिए, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हो सकता है कि कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आए जो आपके लिए काम करे, ठीक है, बट अगर आप ऐसा नहीं होता तो ठीक है, नेक्स्ट आप जो 5 साल के बाद आप नोटा को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो ये सबकी थिंकिंग के लिए है, बट ये है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि एटलीस्ट लोग घर से निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन नोटा दिया गया, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या है। और अब देखिए क्या है नेक्स्ट जो लाइन है इस पैरा की सबसे लास्ट लाइन, कि द सिस्टम है। तो देखिए ये जो सिस्टम है ये और भी पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्करेज करता है, और किस में डिस्करेज करता है कि ऐसा नहीं है कि इनको जो वोट्स हैं वो ऐसा ना हो कि सबको एक ही कास्ट, ठीक है, और एक ही कम्युनिटी के मिल जाए, क्योंकि देखिए एफपीटीपी में सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज और डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो हर एक कास्ट के और कम्युनिटी के लोग वोट देते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के लोग ही किसी एक को वोट दें, तो इस चीज़ में थोड़ा सेव होती है चीज़ें। इसके बाद देखिए नॉर्मली जो द वर्किंग ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम रिजल्ट्स इन अ
टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, कभी कभी ये भी देखा है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो एफपीटीपी सिस्टम के वजह से क्या रिजल्ट होता है कि टू पार्टी सिस्टम जो किसी देश में अगर सिस्टम है वन पार्टी टू पार्टी मल्टी पार्टी सिस्टम में, बट एफपीटीपी सिस्टम के जैसे हमेशा टू पार्टी सिस्टम ही लागू हो जाता है। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि दो मेजर कॉम्पिटिटर्स होते हैं पावर के लिए, और इस पावर के लिए वो हमेशा आगे लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं और पावर को शेयर भी करते हैं। तो और ये भी देखा गया है कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है अल्टरनेटिवली अल्टरनेट वे में आती हैं, कभी एक आई कभी दूसरी आई, तो अपनी सरकार इस तरह से वो बनाती हैं। और इसके जैसे क्या होता है कि काफ़ी जो नई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इलेक्शन में जीत जाएं, या और इसी तरह से देखिए थर्ड पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो किस तरीके से इस कंपटीशन में एंटर करे और शेयर करे पावर, क्योंकि पहले से दो पॉलिटिकल पार्टी जो टू पार्टी सिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग है और वही दोनों पावर को शेयर करते रहते हैं, बार बार अल्टरनेटिव वे में अपनी सरकारें बनाते रहते हैं, वही जीतने के उनमें से एक के चांस भी होते हैं, तो थर्ड पार्टी को चांस नहीं मिल पाता है। अच्छा, इसी रिस्पेक्ट में अगर थोड़ा सा याद हो तो एक्सपीरियंस देखें एफपीटीपी का इंडिया का स्लाइटली जो है थोड़ा सा डिफरेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो हमने अडॉप्ट किया एफपीटीपी सिस्टम और इससे क्या हुआ, इमर्ज हुआ एक ही वन पार्टी डोमिनेंस। और यहाँ कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है कि वन पार्टी डोमिनेंस अलोंग विद इट, कि काफी साल तक सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहा। या आप क्लास 12 में भी पूरा इसके बारे में डीप में पढ़ोगे। और इसके बाद देखिए देयर एग्जिस्टेड मैनी स्मॉलर पार्टीज, तो एक पॉलिटिकल पार्टी काफी हिट लिस्ट में रही, हाईलाइटेड रही और उसका डोमिनेंस ज्यादा रहे और बाकी सारी स्मॉलर पार्टीज रही। अच्छा, 1989 के बाद का समय देखें तो इंडिया में काफी विटनेस हुआ। क्या इंडिया में देखा गया कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो पॉलिटिकल पार्टी थी, बल्कि मल्टी पार्टी कॉलिशंस भी देखा गया। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं संगठित होकर गठित होकर चुनाव लड़ रही हैं और जीत भी रही हैं। एट द सेम टाइम देखा गया कि ग्रेजुअली इन मैनी स्टेट्स, काफी सारे जो स्टेट्स हैं, टू पार्टी कंपटीशन भी वहाँ पे इमर्ज हुआ। तो देखिए सेंट्रल लेवल पे और साथ ही स्टेट लेवल पे भी टू पार्टी कंपटीशन ही इमर्ज होता रहा। जैसे आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, तो काफ़ी बार जो यहाँ पे इंडिया में इंडिया के जो उत्तर प्रदेश है, तो आप देखेंगे कि कभी बहुजन समाजवादी पार्टी की जो है वो जीत रहे हैं, कभी सपा जीत रही है, ठीक है, समाजवादी पार्टी। तो यही दोनों बार बार चलती रहती थी अल्टरनेटिव वे में। एक बार वो जीते, 5 साल वो रूल किया, फिर उन्होंने रूल किया दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने। तो टू पार्टी सिस्टम ही चलता रहा था, ये टू पार्टी कॉम्पिटिशन ही इमर्ज होता रहा। बट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडियाज पार्टी सिस्टम इज दैट द राइज ऑफ coalitions has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition इन स्पाइट ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम। ठीक है, बट एक आप देखें कुछ अलग फीचर जो है इंडिया पार्टी सिस्टम का, तो इसमें राइज हुआ कॉलिशंस का। ठीक है, कि किस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू स्मॉलर पार्टीज हैं मिलजुल के संगठित होकर गठबंधन की सरकार बना के उन्होंने किस तरह से इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और वो आप कह सकते हो कि एफपीटीपी सिस्टम के द्वारा उन्होंने किया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।